आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिहार के नताइज पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर नताइज क्या कुछ आने वाले होंगे। लेकिन नताइज से पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने बहुतों की नींद हराम कर दी है। तो बहुत उम्मीदवारों के यहां और पार्टियों के यहां खुशियां भी मनाई जा रही हैं। लेकिन क्या नताइज वही होंगे जो एग्जिट पोल ने नतीजे बताए हैं, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन उससे पहले अहम सवाल यह उठता है कि जो सूरत हाल अब बिहार की है, जो तस्वीर अब बनकर उभर रही है, जब कल नतीजे आना शुरू होंगे तो क्या कुछ तस्वीर बिहार की होगी, यह देखना बहुत अहम हो जाएगा। क्योंकि आज की रात बहुत अहम रात है बिहार की तमाम जमातों के लिए, तमाम लीडरों के लिए। क्या कुछ नतीजे आएंगे, और अगर एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आते हैं तो एनडीए की सरकार जाना तय है, नीतीश कुमार की सरकार जाना तय है। लेकिन अगर एग्जिट पोल से हटकर भी नतीजे आते हैं तो नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं, यह देखना भी बहुत अहम होगा। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनडीए अगर इन एग्जिट पोल को नहीं मान रही है तो उसके पीछे उसका तर्क क्या कुछ है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीतू दबास जी बीजेपी तर्जुमान हैं, खालिद अनवर साहब एमएलसी हैं जेडीयू के, और अनवर हुसैन साहब तर्जुमान हैं आरजेडी के। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू पर। सबसे पहले मैं खालिद अनवर साहब आपके पास आना चाहूंगा। खालिद अनवर साहब, नतीजों से पहले की रात है और अगर इसे कयामत की रात कहा जाए तो कम ना होगा। बिल्कुल सही। क़यामत की रात कहिए, कत्ल की रात कहिए, जो रात कहिए, जो नाम दीजिए, रात तो है ही और वो भी गुजर जाएगी। रात आई है तो गुजरेगी। हेलो लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि एग्जिट पोल जो आया है जी, और एग्जिट पोल 68,000 लोगों का पोल लिया गया है। और इस पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा भरोसा नहीं है या मेरी पार्टी का भरोसा नहीं है, लेकिन हम लोग जो एग्जिट कल रिजल्ट आएगा उस पर मुकम्मल भरोसा होगा और सभी लोग भरोसा करेंगे और उसका इंतजार करना चाहिए। बिहार के 12 करोड़ लोगों ने अगर नीतीश कुमार पे भरोसा किया है तो नीतीश कुमार वजीर आला होंगे और यकीनन किया होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर कोई रिजल्ट दूसरा आता है तो उसका भी हम लोग एहतराम करेंगे। बिल्कुल, यानी नतीजा अगर कुछ अलग होगा तो उसका एहतराम किया जाएगा, और अगर नतीजे एग्जिट पोल के हिसाब से आते हैं तो उसे भी देखा जाएगा। मेरे साथ नीतू दबास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नीतू दबास जी, जिस तरह के एग्जिट पोल हैं, इन एग्जिट पोल को देखकर लग रहा है कि एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका है। और खासतौर से अगर कहा जाए जिस तरह से पीएम मोदी साहब ने बिहार में ताकत लगाई, उन्होंने जितनी ज्यादा मेहनत की, जितना पसीना बहाया, कहीं ना कहीं उनके लिए भी यह बहुत बड़ा झटका होगा। अबू जी, पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि मुझे जो आवाज है वो बहुत क्लियर नहीं आ रही है और पीछे से बहुत अलग अलग आवाजें आ रही हैं। लेकिन मैंने आपका सवाल सुन लिया है। जी जी, नहीं बिल्कुल, उसे मैं मुझे आवाज नहीं आ रही है, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी जी जी, नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है हम तक। ठीक है, तो बिहार में अबू जी मेरे बीच में किसी और की मुझे आवाज सुन रही है, मुझे किसी और की आवाज सुन रही है। ठीक है, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि इस प्रॉब्लम को देख ले। मैं जब तक अनवर हुसैन साहब आपके पास आ रहा हूं, नीतू जी मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास आता हूं। उससे पहले मैं अनवर हुसैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। अनवर हुसैन साहब, आरजेडी और खासतौर से अजीम इत्तेहाद के लिए जो एग्जिट पोल है वो बहुत शानदार हैं, लेकिन एग्जिट पोल के बाद नतीजे भी आना होते हैं और वो सही नतीजे होंगे जो कल आना शुरू होंगे जब ईवीएम अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगी। कितना भरोसा आप लोग कर रहे हैं इस एग्जिट पोल पर? देखिए, हम एग्जिट पोल की तरफ नजर ही नहीं रखते। हमारा असेसमेंट जो है ग्राउंड सिचुएशन पे है जी, और ग्राउंड रियलिटीज एंड पब्लिक मूड ये बता रही है कि हमारी पार्टी की और हमारी लीडरशिप की इस वक्त लहर थी पूरे प्रदेश में। और ये इलेक्शन जो है तमाम मुद्दों से हटकर गुर्बत के मुद्दे पर लड़ा गया है
और तमाम गरीब जनता ने हमें वोट दिया है और हम बड़ी जीत से आगे बढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रही बड़ा। बिल्कुल, लेकिन अनवर हुसैन साहब, जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आता है कि अभी से बहुत ज्यादा शोर शराबा न किया जाए, अभी से बहुत ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हुआ जाए, तो क्या इससे एक डर सा नहीं लग रहा है कि अजीम इत्तेहाद के अंदर, तेजस्वी यादव के अंदर अभी भी नतीजों से पहले कहीं ना कहीं एक डर है उनके अंदर? ठीक है, अनवर साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी नीतू जी, मैं आपके पास अब आ रहा हूं, शायद मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही होगी। जी नीतू जी, मेरा सवाल यही था कि एग्जिट पोल यही बता रहे हैं, एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि जो मेहनत, जो दौरे और जो रैलियां पीएम मोदी ने बिहार में की थी, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, जो अभी तक एग्जिट पोल में जो चीजें हैं। जी अबू जी, देखिए जब एग्जिट पोल होता है तो वो जो सर्वे किया जाता है, एक निश्चित जनसंख्या को लेकर जो है सर्वे किया जाता है और उसके जो रुझान होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो हमें एग्जिट पोल में देखने को मिलते हैं, यानी कि एक संभावना उसमें दिखाई जाती है। मैं फिर भी एग्जिट पोल का ये सम्मान करती हूं क्योंकि आपकी पूरी टीम उसको लगकर जो है मेहनत करती है और उसको निकाल कर आती है। लोकसभा चुनाव का जो है बहुत अच्छा एग्जिट पोल रहा और काफी सटीक जो है तमाम चैनलों का, और उसमें आपके चैनल का भी जो है एग्जिट पोल बिल्कुल सही सिद्ध हुआ, तो मैं पूरा जो है इसका सम्मान करती हूं। लेकिन इसमें यह तय करना कि इस परिणाम के बाद जो है बिहार सरकार में मोदी जी का वो प्रभाव नहीं रहा या वो परिणाम नहीं निकाल पाए, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब कोई सरकार चुनाव लड़ती है, उसका पूरा नेतृत्व, वो नेतृत्व को जो है चुनाव देखने के लिए, संभालने के लिए तमाम रैलियां करते हैं, तमाम जो है छोटी छोटी मीटिंग होती है, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है। और एक राजनीतिक दल के तौर के ऊपर, एक राष्ट्र नेता होने के नाते मोदी जी ने भी वो मेहनत की और मोदी जी ने भी वो नेतृत्व वहां पर दिखाया। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री के जो है पूरी तरह से दावेदार रहे और उन्होंने एक बहुत अच्छा मजबूत चुनाव लड़ा। अब जिस भी प्रकार के एग्जिट पोल होंगे, परिणाम, अभी मैं इस एग्जिट पोल पर ना जाकर ये कहूंगी कि जो भी परिणाम होंगे वो स्वीकार्य होंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी, बिहार चुनाव में ये एक बहुत अच्छा सकारात्मक रुझान मुझे बहुत देखने को मिला और आप सभी जो भी इसमें पैनल में बैठे हैं वो भी इस बात से सहमति रखेंगे कि देश में जो तमाम मुद्दों पर जो है मतलब डिबेट होनी चाहिए, विवाद होना चाहिए, जो चुनाव के मुद्दे बनने चाहिए वो वास्तविक मुद्दे बने, विकास मुद्दा होना चाहिए वो बना, रोजगार मुद्दा होना चाहिए वो हुआ। तो ऐसे बिहार की राजनीति में जो ये बदलाव देखने को आया है, इसका एकमात्र कारण ये रहे कि नीतीश जी ने, देखिए कि आज बिहार में जब चुनाव चल रहे थे तो जो समय पहले होता था, भ्रष्टाचार हावी होता था, जिस प्रकार का अपराध वहां पर हावी होता था, वो ऐसे तमाम मुद्दे हावी होते थे। लेकिन अब वो चुनाव सुशासन का है। अब चुनाव कौन रोजगार दे पाएगा उसके बारे में है, कौन इस बिहार राज्य को जो है सुशासन की तरफ, विकास की तरफ ले जाएगा, उसका जो है मुद्दा। आदिल हसन आजाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर हैं। आदिल हसन आजाद जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। आदिल हसन आजाद जी, एमआईएम के लिए ये चुनाव बहुत अहम हो जाते हैं क्योंकि एक सीट आपकी बाई पोल में ज़िमनी इंतखाबात में जरूर बिहार में किशनगंज में थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर आप देखिए तो ये एमआईएम की एंट्री एक तरह से बिहार में है, और जिस तरह के एग्जिट पोल आए, क्या आपको लगता है कि आप लोगों को कामयाबी मिलने जा रही है? 100% इंशाअल्लाह ताला कामयाबी एमआईएम को मिलेगी। जिस तरीके से हमने लगातार 2015 से अपना सियासी सफर सीमांचल बिहार में शुरू किया था, वो सफर होनी कामयाबी की आवाम ने हम पर भरोसा जताया और इंशाअल्लाह इस बार फिर जीतेंगे। हम किशनगंज के अलावा पूर्णिया में भी जीतेंगे, अररिया में भी जीतेंगे। हम जो सफर है उसमें जरूर हमारी मंजिल बढ़ेगी और कामयाबी भी अल्लाह दिलाएगा। आवाम के बीच हमने अपना एक यकीन बढ़ाया है और जिस यकीन के तहत इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। हम किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया हर जिला में हम इंशाअल्लाह आप रख सकते हैं। जिस तरीके से बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाम का मुद्दा उठाया, ट्रिपल तलाक हो, सीए हो, एएमयू, किशनगंज सेंटर हो, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड हो, सीमांचल स्पेशल स्टेटस हो,
आज वो भी विपक्षी दल महागठबंधन भी ये बात सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात कर रहा है, एएमयू की बात कर रहा है। ये हमारी कामयाबी, हमने जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ी, आज दूसरी पार्टी की इस बात को बोल रही है, यही हमारी कामयाबी है। अब जीत हार कल इंशाल्लाह जरूर जीत होगी। क्योंकि हमने पूरे बिहार में 245 सीट तो नहीं लड़ा है, हम न सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने में, हम सीमांचल के बिहार की आवाम का जो हमारा एजेंडा है कि सीमांचल को उसका हक मिले, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज मिले, सीमांचल को जो नजरअंदाज किया गया उससे उस खस्ताहाली को दूर किया जाए, इस पर हम कामयाब हुए। और आप देखिएगा कल रिजल्ट हमारे यहाँ से इंशाल्लाह है। ठीक है। मैं खालिद अनवर जी आपके पास आना चाहूंगा। खालिद अनवर साहब, क्या आपको नहीं लगता है वो तमाम चीजें आपने बिहार में देखी, जो रैलियां हुई, जिस तरह से सभाएं हुई बिहार में, और जितना शोर शराबा था, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के 15 सालों का जो कामकाज है उसे भी अवाम ने देखा होगा, लेकिन जो एग्जिट पोल हैं, अगर एग्जिट पोल कल के नतीजे आप अलग रख दीजिए, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आए और जितने मायूसकुन एनडीए के लिए हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के जो दावे हैं उनकी भी पोल खुल रही एग्जिट पोल से। डेवलपमेंट की बात करें, तरक्की की वो बात करते थे, बिहार फर्स्ट की बात करते थे, लेकिन उन तमाम चीजों की पोल खुल रही एग्जिट पोल में। खालिद अनवर साहब नीतीश कुमार ने दावा नहीं किया। नीतीश कुमार ने पिछले 15 वर्षों में बिहार की तकदीर बदली है, बिहार में काम करके दिखाया है। हमारा दावा नहीं है। नीतीश कुमार ने जो जंगल राज को मंगल राज में बदला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कुमार ने जो जंगल राज को मंगल राज में बदला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आया, जो एजुकेशन में, हेल्थ में और सारी चीजों में जो तरक्की हुई हमारे सामने है। जो बिजली पहुंचाई गई, सारी चीजें की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार का बिगड़ा हुआ था और पूरे यानी हिंदुस्तान में बदनाम था, उसको उस पर काबू पाया उन्होंने, अमन व अमान कायम किया। तो ये सब चीजें लोगों के सामने हैं। और आगे का जो एजेंडा था, जो 7 निश्चय के जरिए हमने काम किया, और 7 निश्चय और लेकर के आए, किसानों के लिए क्या काम करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए क्या काम करेंगे, यूथ के लिए क्या काम करेंगे, ये सब एजेंडा हम लेकर के आए। और अगर एग्जिट पोल में लोगों को ये लगता है, बिहार के लोगों को ये लगता है कि इससे ज्यादा आगे कोई दूसरा ले जा सकता है, नीतीश कुमार से आगे अगर कोई दूसरा ले जा सकता है, और दूसरे अगर कोई ख्वाब दिखाते हैं और उस पर लोग यकीन करते हैं, तो ये जमहूरियत है। लोगों के इन चीज़ों का एहतराम करना चाहिए, और हम लोग करेंगे, एहतराम करते हैं। लेकिन हमें यकीन है कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। आपको कल का नतीजा बताएगा कि नीतीश कुमार पर लोगों को एतमाद है, उन्होंने काम करके दिखाया है। वो हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, वो बातें नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ जो है ना वादे नहीं कर रहे हैं और बिला हकीकत यानी ऐसी चीज़ों का दावा नहीं कर रहे हैं या वादे नहीं कर रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं हो सकती। नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया और आगे भी काम करेंगे। इस पे बिहार के लोगों का भरोसा है, और वो कल के नतीजे में मेरे ख्याल से ठीक है। अनवर हुसैन साहब, जो बात यहाँ खालिद अनवर साहब कर रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव या अगर अजीम इत्तेहाद की सरकार आती है तो लोगों के सामने भी एक मिसाल होगी कि एनडीए के दौर में क्या कुछ काम हुआ था, नीतीश कुमार जी ने 15 सालों में या पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम किया था। अगर उससे ज्यादा आप लोग काम नहीं करते, यानी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा तेजस्वी यादव के सामने और आपकी लीडरशिप के सामने। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है, और हम चैलेंज को लेकर ही आगे आए हैं। और इंशाअल्लाह हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं उन वादों को सरकार इंप्लीमेंट करेगी। जहां तक हमारे नीतीश कुमार के 15 साल दौर की बात है, तो अब उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि वो इनका आखिरी चुनाव है। अब उनके अलविदाई का वक्त है, तो उनकी अलविदाइयां हम बड़ी सम्मान से उनको देना चाहते हैं। अब हम उनकी 15 साल के ऊपर कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, यानी हिसाब नहीं मांगा जाएगा नीतीश कुमार से। जिस तरह आप लोग चुनाव में बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, आप लोगों का कहना था कि नीतीश कुमार ने ये नहीं किया, नीतीश कुमार ने वो नहीं किया, एनडीए की सरकार ने हेल्थ पर जोर नहीं दिया, एनडीए की सरकार ने एजुकेशन पर जोर नहीं दिया, यानी आप लोग जवाब नहीं मांगेंगे पिछली सरकार से कि पिछली सरकार ने क्या कुछ गलतियां की हैं, कहां पर कमियां छोड़ दी हैं। ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछली सरकार से जवाब नहीं मांगा जाएगा। पिछली सरकार के घोटालों का जायजा लिया जाएगा, उसकी भी इंक्वायरी की जाएगी, और यकीन जानिए भाजपा के बहुत सारे मंत्री जेल में होंगे।
नहीं, घोटालों पर बात बाद में कीजिए। जो डेवलपमेंट कहां पर होना था और नहीं हुआ, उस पर भी बात होनी चाहिए। अगर बिहार के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह पलायन करने पर मजबूर है, तो क्यों नहीं हुआ, इस पर बात कीजिए। किसने डील की उससे हम बेखबर नहीं है। हम तमाम चीजों से बाखबर है, उन चीजों पे इंक्वायरी बैठेगी, इसके लिया जाएगा। मैं सिर्फ अभी की बात कर रहा हूं कि हम पूरे इलेक्शन में हम ये कहते रहे कि 15 साल तक नीतीश कुमार ने क्या किया क्या नहीं किया, हम गिना चुके हैं। अब उनकी ये विदाई का वक्त है, उनके अलविदाइया के वक्त। अब हम कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहते हैं, सम्मान से हम चाहते हैं कि वो जाए। बिल्कुल। मैं नीतू दबास जी आपके पास आना चाहूंगा। नीतू जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से बिहार के एग्जिट पोल आए, हालांकि नतीजे कल आने हैं, उससे पहले बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता है, एक अंदाजा है एग्जिट पोल, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि ठीक 3-4 महीने के बाद आपके चुनाव होने हैं वेस्ट बंगाल में, उसके बाद दूसरी जगह के चुनाव होने हैं। कोरोना के दौर में पहले ये चुनाव हुए हैं जिसमें एक बड़ा झटका एक तरह से एनडीए को लग रहा है और खासतौर से बीजेपी को। अबू जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एग्जिट पोल है, ये एक अंदाजा है, और मुझे अभी भी ये विश्वास है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बिहार के पुनः बनने वाले हैं। बिहार की जनता बड़ी समझदार है और उन्होंने 15 साल का जो सुशासन नीतीश जी के नेतृत्व में उनको मिला है, वो उसी विकास के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। और रही बात जो आपने कहा कि एनडीए के लिए झटका होगा, मैं मान लेती हूं कि अगर ये एग्जिट पोल परिणाम में तब्दील हो जाता है तो भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मजबूती के साथ जो है नीतीश जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा है, और हम हमेशा जो भी परिणाम होता है हमेशा वो स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। जनता सरकार में हमें बैठाती है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया रहेगा। अगर जनता हमें विपक्ष में बिठाती है तो भी उसके लिए शुक्रिया रहेगा। हमारा मंथन होगा कहां कमी रही, विपक्ष में बैठने की नौबत क्यों आ रही नीतू दबास जी? नीतू दबास जी, अपोजिशन में बैठने की नौबत क्यों आ रही है? उस जनता के लिए अगर काम किया जाता, उस आवाम के अगर जो मसाइल थे वो हल किए जाते, तो शायद आज इस बात की नौबत नहीं आती, आज इस तरह के एग्जिट पोल नहीं आते एनडीए के हक में। अबू जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की जो स्थिति 15 साल पहले होती है और आज बिहार जहां पर है उसमें बहुत अंतर जो है आया है, और वो सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है कि नीतीश जी के प्रयास रहे हैं, नीतीश जी की कोशिश रही है, और उसी का जो है मेहनत जो है हमें परिणाम देखने को मिलता है। चाहे आप सड़क की बात करें, पानी की बात करें, रोजगार की बात करें, या तमाम जितने भी सुशासन की बात करें, जहां अपराध जो है बिहार एक नंबर 1 होता था उसकी बात करें, उसमें जो है बिहार में वो तब्दीली हुई है, वो परिवर्तन आया है। कुपोषण से पहले देखने को मिलता था कि कैसी कैसी तस्वीरें बिहार से आती थी, कि कैसे जो है माताएं जो है सही प्रसव होते होते जो उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी, या कुपोषण के शिकारों के बच्चे मरते थे। ऐसी भयावह तस्वीरें हमने बिहार से आते हुए देखी है। मैं ये नहीं कह रही कि बिहार में तो अभी भी देखिए पटना बहुत दिन नहीं हुए हैं, पटना 1 साल पहले ही पटना किस तरह से डूब रहा था, तो बिहार में इस तरह की तस्वीरें अब भी आती हैं। आप किशनगंज चले जाइए और सीमांचल चले जाइए तो वहां पर आज भी उसी तरह के हालात हैं, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। मैं आदिल हसन आजाद आपके पास आना चाहूंगा। आदिल हसन आजाद, अगर एमआईएम जीत कर आती है, आपका जो अलायंस है अगर जीत कर आता है, तब तो पिछड़ों और मुसलमानों के लिए आप लोग काम करेंगे, लेकिन अगर यहां पर नहीं जीत पाते हैं, आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है, तो पिछड़े, दलित, मुसलमान, क्या इन लोगों की आवाज फिर किस तरह से आप लोग उठाएंगे? जो सरकार आएगी क्या उसके साथ मिलकर काम करेंगे आप लोग? सुनिए, एमआईएम पार्लियामेंट में आपने हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। हमारा कभी सीएम, डिप्टी सीएम बनने का एमआईएम का ख्वाब नहीं रहता है। एमआईएम का कमिटमेंट रहता है, आवाम के साथ एमआईएम हमेशा खड़ी रहेगी इंशाल्लाह, और खड़ी है। हम सत्ता के लिए नहीं, हम आवाम के बीच रहते हैं, आवाम के काम करने के लिए रहते हैं। और जहां तक अभी बीजेपी की जो प्रवक्ता मैडम बोल रही थी, उनसे पूछिए कि डीएलसीएच, सीएनसीएच, एनएमसीएच में बरसात के दिनों में कहां तक किस किस वार्ड में पानी चला जाता है, इनको ये जानकारी होनी चाहिए। और मेलन्यूट्रिशन में अभी भी बिहार सबसे, कुपोषण में बिहार का जो इंडेक्स है सबसे नीचे है। सबसे ज्यादा यहाँ पर मेलन्यूट्रिशन से डेथ होता है, प्रेगनेंसी के दौर में सबसे ज्यादा डेथ होता है यहाँ बच्चों का। ये जानकारी 15 साल में जो हेल्थ इंडेक्स है बिहार का पुअर हुआ है,
इन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं किया है। और नीतीश जी जो बिहार का विशेष पैकेज की बात करते थे, बतला दे कि विशेष पैकेज में नीतीश जी ने बिहार को क्या दिलवाया। प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की, उसको भी प्रधानमंत्री ने रिजेक्ट कर दिया। बिहार को बतला दे केंद्र सरकार, जो भाजपा की सरकार केंद्र में पिछले 6 साल में बिहार को क्या दिया। बिहार में जो नीतीश कुमार का वादा था और केंद्र सरकार बिहार को कुछ नहीं दिया, इसलिए इनकी स्थिति यही है। इसलिए बिहार की जनता इनको नकार रही है जो आप कह रहे हैं। सीमांचल को तो इन्होंने ठीक है। खालिद अनवर साहब, क्या वाकई में 2 महीने पहले तक आप बिहार की सियासत को देखिए, बिहार में जो मुकाबला चल रहा था कहीं ना कहीं एनडीए ऊपर दिख रही थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और उस इशू को एनडीए ने कहीं ना कहीं बहुत हल्के में लिया, उसका मजाक उड़ाया गया। यही जो इशू है एक तरह से भारी पड़ रहा है आज एनडीए को, नीतीश कुमार जी को भारी पड़ रहा है। खालिद अनवर साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, ठीक है। मैं अनवर हुसैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। अनवर हुसैन साहब, 10 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी यादव ने कही और वो भी पहली कैबिनेट मीटिंग के फौरन बाद। बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है और खासतौर से जो बिहार के युवा हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें बहुत उम्मीदें होंगी तेजस्वी यादव से अगर सरकार बनती है बिहार में। अनवर हुसैन साहब, इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जरूर रास्ते निकालेंगे, उनके पास प्लानिंग होगी उसकी। और इस वक्त आरजेडी की टॉप लीडरशिप पे अकेले क्या नाम है, हमारे तेजस्वी जी का दिमाग नहीं चल रहा है। लालू यादव जी हैं, हमारे सुप्रीम लीडर वही हैं, तेजस्वी जी हैं, और हमारी पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष जो इस वक्त हैं जगदानंद सिंह जी, वो बहुत सीनियर एक्सपीरियंस लीडर हैं जी, बहुत ही कमिटेड सेकुलरिस्ट हैं, कमिटेड पुराने सोशलिस्ट हैं। इन तमाम लोगों का एक मिला जुला विजन है जो निकल के आया है। और इस तरह से असल में हमारी पार्टी ने एजेंडे को जिस तरह से लिया है सिलेक्शन का एजेंडा, तो उन्होंने एनडीए पर कू मारा। एनडीए को इन्होंने कोई एजेंडा एनडीए के पास छोड़ा ही नहीं जिसके बाद एनडीए इलेक्शन लड़ते। एनडीए ने बना लिया था वो जंगल राज के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। वो सारे पूरे इलेक्शन में जंगल राज की रट लगाते रहे। जंगल राज से काम चलता हुआ नजर नहीं आया उन्हें, तो कभी उन्होंने जिन्ना का नाम लिया, कभी पुलवामा का नाम लिया, कभी उग्रवाद का नाम लिया, कभी कुछ लिया। वो इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश करते रहे हमेशा। लेकिन हमारी पार्टी ने जो इश्यूज इस वक्त उठे, ये इलेक्शन पोलराइज नहीं हो पाया। नीतू दबास जी, सीमांचल में ठीक है। अनवर हुसैन साहब बात हो गई। नीतू दबास जी, सबसे अहम यहां पर यह हो जाता है, अगर बिहार में सरकार बदलती है, चेहरा बदलता है और एक तरह से महागठबंधन की अगर सरकार बनती है, तो सवाल यह उठता है कि सेंटर में तो बीजेपी की, आप लोगों की एनडीए की सरकार है और यहां पर अगर अजीम इत्तेहाद की सरकार होगी, तेजस्वी यादव की सरकार होगी, क्या सपोर्ट मिलेगा सेंटर की तरफ से बिहार के डेवलपमेंट को लेकर? क्योंकि नीतीश कुमार जी तो 15 साल इंतजार करते रहे, स्पेशल स्टेटस का वो नहीं मिला बिहार के लोगों को, नीतीश कुमार जी की सरकार को। जी अबू जी, अभी तो कल परिणाम आना बाकी है, लेकिन अभी देख रही हूँ कि हमारे विपक्ष के अनवर साहब इस प्रकार बात कर रहे हैं कि सरकार बनी गई है। खैर छोड़िए इस बात को तो, लेकिन जिस प्रकार आपने उनसे पूछा गया कि आप 10 लाख रोजगार का जो वायदा तेजस्वी यादव जी की तरफ से किया गया है, उसका रोड मैप क्या है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और यही वास्तविकता है अबू जी कि जवाब है ही नहीं। एक होता है कि पॉपुलिस्ट आप पॉलिटिक्स की बात करते हो और एक होती है रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की। अगर आप बीजेपी ने तो 19 लाख नौकरियां देने की बात कही है, कैसे भी करके चुनाव जीतने मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने 19 लाख नौकरियां देने की जिस तरह से बात की, उसी तरह से उन्होंने 10 लाख नौकरी देने की बात कही है। सुना, हाँ मैं बताती हूँ, मैं बात करती हूँ, इसी बारे में बात कर रही हूँ। मैंने तेजस्वी यादव जी को पिछले उनका इंटरव्यू में सुना, जब तमाम मीडिया बंधुओं ने उनसे पूछा कि 10 लाख का जो आप बात कर रहे हैं रोजगार की, इसको लेकर कैसे आप इसको कैसे फलीभूत करेंगे अब धरातल पे, कैसे आपका कोई स्केच है क्या? तो उसमें वो गिनाना शुरू कर देते हैं कि इस क्षेत्र में जो है इतनी जो है सीटें खाली पड़ी हैं, सरकारी नौकरियों की, यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारियों की, टीचर्स की, ये तमाम उन्होंने बताया। तो भी वो आंकड़ा 4.5 लाख तक पहुंचता है। उसके बाद जो आंकड़ा है, सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद वो उस पर गौर फिक्र करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे, उनके सामने कोई रोड मैप और मैकेनिज्म जरूर होगा, ऐसे ही ऐलान नहीं कर दिया होगा।
लेकिन अब जाहिर सी बात है कि कल का दिन बहुत अहम हो जाता है। बिहार में किसकी सरकार बन रही, क्या एग्जिट पोल के हिसाब से ही नतीजे आएंगे, यह देखना बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन न्यूज 18 उर्दू सुबह 7 बजे से सबसे दुरुस्त और सबसे तेज नतीजे दिखाना शुरू करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनवर साहब, अनवर हुसैन साहब, आदिल हसन आजाद साहब और नीतू दबास जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।